भारतीय साहित्य पर डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव, इसकी चर्चा के इस तीसरे हिस्से में हम उन साहित्यकारों की बात करेंगे, उस साहित्य आंदोलन की बात करेंगे जहाँ पर बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब के जीवन का, बाबा साहब के लेखन का असर दिखता है। हमने पहले वाले हिस्से में बात कही थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उसका नाम था स्वतंत्र मजदूर दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1936 में बनी थी। इसी साल उनकी किताब आई थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसी साल प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी। तो बाबा साहब इस बात को पहचानते थे कि जो सर्वहारा है उनके हित साझे हैं, उनमें फर्क भी है, जाति के आधार पर उनमें अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी उनके हित एक से हैं, क्योंकि वो सब मजदूर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया तो उससे बात करने के लिए जो कैबिनेट मिशन था, जो भारत के तमाम प्रतिनिधियों की बात सुनने के लिए आया था, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया था, तो बाबा साहब ने भी कहा कि वे अपना अपनी बात रखना चाहेंगे। तो क्रिप्स मिशन ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए आप तो स्वतंत्र मजदूर दल के तरफ से आएंगे और हम मजदूर को कोई कोटि मानते ही नहीं, कोई कैटेगरी मानते ही नहीं, ये कोई वैध कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए इसको तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, आपको इस रूप में नहीं आप किसी धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आइए या किसी जाति के प्रतिनिधि के रूप में आइए। तो उन्होंने उनको फिर मजबूरन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाना पड़ा और उस रूप में आए, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में वो स्वीकार हो गए अंग्रेज सरकार को। ऐसे स्वीकार नहीं हो रहे थे। तो एक एक चीज थी कि ये जो एकता बन रही है, ये एकता बनने नहीं ना पाए, और वो तब से लेकर के बाद के दिनों तक बिल्कुल जारी रही, क्योंकि एकता बनने पर शोषण का जो निरंतरता है वो टूटती है ना, टूट जाए ये निरंतरता, तो फिर क्या होगा, जो परजीवी हैं, जो पराश्रित हैं, जो दूसरे के श्रम पर फल फूल रहे हैं, तो उन्होंने ये संभव ना होने दी। खैर, जीवन के अंतिम दिनों में 1955 और 56 में उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से मुक्ति चाहिए, नया दल बनाना चाहिए। तो उन्होंने आरपीआई की रूपरेखा बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय रिपब्लिकन दल, ये उन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई। उनके रहते ये तो हो नहीं पाया, उनके गुजरने के बाद में उनके जो निकट सहयोगी थे उन्होंने इस दल का गठन किया, और इस दल को लेकर के जनता में बड़ी उत्सुकता थी, जनता ने बहुत समर्थन भी किया, महाराष्ट्र की जनता ने और अन्य प्रांतों की जनता ने, क्योंकि आरपीआई की शाखाएं पूरे देश में यहाँ वहाँ खुलने लगी, बनने लगी,
तो इसका समर्थन मिलने लगा। लेकिन जो आरपीआई के का उद्देश्य था, वो उस उद्देश्य पर कायम नहीं रह पाए और बहुत जल्दी ही यहाँ वहाँ शिफ्ट हो गए आरपीआई के नेता और आपस में फूट पड़ गई। तो देखा नई पीढ़ी ने कि स्वार्थ संचालित ये दल हो गया है। इस दल के अधिकांश लोग यहाँ वहाँ चले गए हैं। कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से लगे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो जो स्वार्थी नेता थे अपने समाज के, उनको लेकर के एक रोष व्याप्त हुआ और नई पीढ़ी ने अपना नया मोर्चा खोला, नया फ्रंट बनाया, जिसको हम कहते हैं दलित पैंथर। दलित पैंथर जो एक्टिविस्ट का संगठन था, जो कवियों का संगठन था, और भारतीय साहित्य में इसका बड़ा गहरा असर हुआ। बहुत जैसे लगता था कि जमीन तैयार है, बाबा साहब के विचारों और आंदोलनों से जो जमीन तैयार थी, जिसको कैप्चर करना था आरपीआई को, वो नहीं कर सकी, तो वह दलित पैंथर ने उसको कहें कि उसका सदुपयोग किया और जल्दी से ही 1973 में महाराष्ट्र में बना यह संगठन दलित पैंथर। दलित पैंथर का मतलब क्या है कि जो पैंथर आप जानते हैं, जो चीता है, जो बहुत फुर्तीला जानवर है, जो स्वाभिमानी जानवर है, जिसको डोसाइल करना, जिसको डोमेस्टिकेट करना, जिसको पालतू बनाना संभव नहीं है। तो वो दलित पैंथर का मतलब जो पहले दलित थे, जिसको बाबा साहब ने ब्रोकन मैन कहा, तो जो ब्रोकन मैन है, जो जिसको तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है, दल दिया गया है, वो दलित है। तो वो अब दलित, अब वो पैंथर के रूप में पुनर्गठित हुआ है, नवगठित हुआ है, उसने अपने को पुनर्सृजित किया है। अब वो पालतू नहीं बनेगा, अब वो पराधीन नहीं होगा, अब उसके गले में किसी का पट्टा नहीं है, अब वो बराबरी का कि हिस्सेदार है। तो ये है दलित पैंथर जो बना, उसका मतलब ये है कि अब इस समुदाय को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो दलित पैंथर महाराष्ट्र में बना, बम्बई उसका केंद्र, पूना उसका केंद्र, उसकी गतिविधियों का केंद्र पूरा महाराष्ट्र। और सभी जो दलित पैंथर का घोषणा पत्र पढ़ें तो घोषणा पत्र बहुत ओपन है, बहुत इंक्लूसिव है, सब कुछ को समेटता है। अन्याय के जितने भी रूप हो सकते हैं, उन सभी रूपों को ये दलित पैंथर का घोषणा पत्र समेटता है। सिर्फ भारत के ही अन्यायों का नहीं, दुनिया भर में कहा कि जहां पर भी लोग पिस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन सब की लड़ाई हमारी लड़ाई है। वे सब दलित हैं और हम उन के साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ करके उनकी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, सबकी मुक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। ये दलित पैंथर का घोषणा पत्र है। 73 में यहाँ बना, 75 में बगल में गुजरात में बन गया। उसी समय कर्नाटक में युवकों ने मिलकर के दलित पैंथर की ही तर्ज पर बनाया दलित संघर्ष समिति। उससे पहले भीमसेना वहां बन चुकी थी, समता सैनिक दल बन चुका था, लेकिन भीमसेना के होने से, लेकिन ये तो साहित्यकारों का ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवि जो कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता कवियों का जो संगठन बना उसको DSS कहा गया, दलित संघर्ष समिति, ये कर्नाटक में। तो उसकी अनुगूंज सभी भाषाओं पहुंची, हिंदी में भी आया, बांग्ला में भी गया, तमिल में भी गया और अन्य भाषाओं में भी पहुंचा। तो पैंथर का जो असर हुआ वो
अखिल भारतीय हुआ और उससे भारतीय साहित्य में नए युग का आगमन हुआ। पैंथर के निर्माण और पैंथर के कहें कि इसकी सक्रियता ने राजा ढाले हैं, जबी पवार हैं, नामदेव ढसाल हैं, जो इसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इससे कहें कि इसमें इसी में अर्जुन डांगले हैं, इन्हीं के साथ इसी वक्त में दया पवार हैं, बाबूराव बागुल हैं, बड़े 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 तेजस्वी लेखक, तो ये भी लिख रहे हैं। तो इनके लेखन का पूरे भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है और हर जगह पर एक समझिए कि एक चिंगारी जैसे फैल गई हो और 1980 से लेकर के और 90 तक 10 साल में हर जगह पर ये चीज आ जाती है। 90 में विधिवत लेखन शुरू होता है, क्रमबद्ध लेखन शुरू होता है और जैसे लगता है कि समाज इस नए साहित्य आंदोलन का इंतजार कर रहा था। भारतीय साहित्य पर बड़ा कहें कि निर्णायक असर डाला इस दलित पैंथर ने, जो अपने को सीधे जोड़ता था अंबेडकर के विचारों से, अपने को सीधे उनके आंदोलनों से जोड़ता था। ये बीच में जो कुछ स्वार्थी नेता आ गए थे उनको बाईपास करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए और जहाँ कहीं मौका लगा, अवसर मिला, जरूरत महसूस हुई, वहाँ उनकी आलोचना करते हुए। नहीं तो उनकी आलोचना करना उनका ध्येय नहीं है, लेकिन एक रोष है मन में उनके प्रति, क्योंकि तभी एक नया सांस्कृतिक मोर्चा, साहित्यिक मोर्चा खोलने की जरूरत महसूस हुई। तो समझिए कि तमाम भारतीय भाषाओं में बाबा साहब की आवाज दलित पैंथर के जरिए, दलित पैंथर के कार्यक्रमों, विचारों और आंदोलनों के जरिए फैल गई पूरे भारतीय साहित्य में। आज कोई भी ऐसा साहित्य नहीं है जिन जगहों पर जाति प्रथा है ही नहीं, उनकी बात नहीं कर सकते। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड में तो आप नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर ये प्रथा, जाति प्रथा ही नहीं है। लेकिन जहाँ भी पर भी है, और ये है भी अखिल भारतीय क्या एशियाई फिनोमेना है जाति। दलित लेखन नेपाल में भी हो रहा है, उसकी सुगबुगाहट बांग्लादेश में तो है ही, क्योंकि जो बांग्लादेश आंदोलन है वो तो जुड़ा हुआ है उसके साथ में। वो पाकिस्तान में भी दलित समुदायों के लोग हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ी कहें कि झीनी सी लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ेगी, वो असंतोष की आवाज़ आएगी और सभी अपना प्रेरणा स्रोत अंबेडकर को मानते हैं। इस जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था जाए, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा सहायता करने वाला विचारक है, आंदोलनकर्मी है, वो बाबा साहब अंबेडकर हैं। मैं बांग्ला के एक प्रमुख चर्चित कवि की कविता से शुरुआत करना चाहता हूँ। वो कहें कि मैपिंग का, उस पड़ताल का, जिसको हम बाबा साहब के असरात के रूप में जानते हैं। जो बांग्ला दलित साहित्य है, जो बहुत मतलब भरा पूरा है, बहुत मजबूत है, उसमें से एक उसके हस्ताक्षर हैं कल्याणी ठाकुर। वो पुराने जो कहें कि पहली पीढ़ी के जो वहाँ लेखक हैं बांग्ला के, उसमें मनोहर मौल विश्वास हैं, उसमें नकुल मल्लिक हैं, उसमें जतीन बाला, उसमें
हमारे मनोरंजन व्यापारी हैं, उसी के बाद वाली पीढ़ी में मंजू बाला उसमें है, लेकिन उसके बाद वाली पीढ़ी में आती हैं कल्याणी ठाकुर, जिन्होंने चंडालिनी के नाम से कविताएं लिखी हैं। पहले वहां पर दलितों को चंडाल कहा जाता था, बाद में नमाशूद्र या नमो शूद्र कहा जाने लगा। 1909 और 10 के आसपास एक पिटीशन दिया और सरकार ने स्वीकार किया कि हमको नमो शूद्र कहा जाए। और वहाँ पर जो वहाँ के आंदोलन जिन्होंने संगठित किया वहाँ के नमो शूद्र समुदाय के लोगों को, वो हरिचांद ठाकुर और गुरचांद ठाकुर ने मतवा धर्म चलाया, मुखे नाम हाथे काम, ये जो उनका बीज मंत्र है, तो वहाँ पर मजबूत रहा है। बंटवारा होता है तो उस पर उससे असर पड़ा दलित समुदाय पर और उनकी ज़मीनें छिन गईं। नहीं तो कृषक लोग थे और उनको आना पड़ा फिर पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर बसने में समय लगा। कई बार तो उनको बसने ही नहीं दिया गया, या जहाँ ज़मीन मिली वहाँ वो ज़मीन वो कहें कि बहुत प्रीतिकर नहीं है, सुखकर नहीं है, सब साधनहीन कहें कि कर दिए गए। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो फिर कारवां चल निकला उसमें क्या रही, बाबा साहब की क्या भूमिका रही, वो उस भूमिका को समझने के लिए ये कविता बाबा साहब तुम्हारी ओर, कल्याणी ठाकुर की कविता, ये महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। बाबा साहब तुम्हारी ओर बहुत दिनों से देख रही थी, कुछ झंडे पड़े हैं, धूप या बारिश के पानी से भी रंग नहीं बदला उनका, बगल से गुजरती जनता का जरा भी ध्यान नहीं है उस तरफ, मजबूरी में दीमक लगने के डर से कंधे पर रखकर जैसे ही चलना शुरू किया, मजबूरी में दीमक लगने के डर से कंधे पर रखकर जैसे ही चलना शुरू किया, जनता का सवाल वहीं से उठा, आप में से कोई उठा नहीं रहा था। ये बुद्धिजीवी रचनाकार से संदर्भित है कि कोई बुद्धिजीवी, कोई रचनाकार तो उस झंडे को ले नहीं रहा था। जनता का सवाल वहीं से उठा, आप में से कोई उठा नहीं रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया। इसके बाद देखा एक एक करके सभी ने उस ढेर में से झंडा कंधे पर रखकर चलना शुरू किया। कौन किस तरफ जाएगा पहले समझ न पाने से सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ। कुछ लोग इधर उधर घूमते रहे, बाद में देखा गया सबका गंतव्य एक ही था। बड़े कहें कि सलीके से, इशारों में कल्याणी ठाकुर अपनी बात कह जाती हैं कि कई तरह के झंडे हो गए बाबा साहब के, लेकिन सबको जाना तो एक ही, मंजिल एक ही है, जाना तो एक ही तरफ है, गंतव्य एक ही है। लेकिन शुरू में तो चीजें अस्त व्यस्त हुई। इसको समझने की जरूरत है कि अगर आप समता मूलक, शोषण विहीन, न्यायपूर्ण, प्रेमपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के विचारों के अनुरूप, उनके वसूलों के अनुरूप, तो आपका गंतव्य एक ही रहेगा, एक ही होना है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी अंतर्विरोधों से उबर जाएंगे। ये इस कविता में है। ऐसे ही दूसरे कविता है अनिल सरकार की है। अनिल सरकार जो जिनकी अकाल मृत्यु हुई, लेकिन जो शिक्षा मंत्री थे त्रिपुरा सरकार में, त्रिपुरा में भी
बांग्ला दलित साहित्य फला फूला फल फूल रहा है, जैसे 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 पश्चिम बंगाल में है। तो उनकी एक कविता है हीरा सिंह हरिजन, एक नई पीढ़ी का दलित बालक है जो तमाम तमाम परेशानियां दिक्कतें झेलता हुआ पढ़ाई के लिए सन्नद्ध होता है, पढ़ाई के लिए संकल्पित होता है। उस पर कविता है, अच्छी कविता है। उसकी 2 पंक्तियां, हीरा सिंह हरिजन तो अभी अभी अंकुराया बीज है, शायद उसके रक्त में है प्रपितामह की क्रुद्ध पंक्तियां। प्रपितामह की क्रुद्ध पवित्रता। प्रपितामह किसके तरफ इशारा है? इशारा बाबा साहब की तरफ है कि जो हमारा पुरखा है, जिसने इस व्यवस्था पर क्रोध किया और उसका क्रोध बहुत पवित्र था। उस क्रोध को दलित साहित्य में आक्रोश कहा गया है। ऐसा क्रोध जो समता लाने के लिए हो, जो विषमता मिटाने के लिए हो, वो आक्रोश है। तो वे इस आक्रोश को पवित्र माना गया, पवित्र के रूप में अनिल सरकार ने देखा भी है। तो कहा उसके भीतर ये चीज मौजूद है, रक्त में मौजूद है। क्योंकि उसका प्रपितामह उसने जिस तरह से झेला था स्कूल में, उसने जिस तरह से झेला था कि भारतीय समाज में, सरकारी दफ्तर में, अपने दफ्तर में, कॉलेज में, वो चीज वो ट्रांसफर हुई है, वो बात की पीढ़ी को मिली है। तो ये उनकी कविता है। आप जो मैं कह रहा था कि पहली पीढ़ी के मराठी के साहित्यकारों को देखें या बाद वाली पीढ़ी के जो मराठी के लेखकों को देखें, तो पाएंगे कि वो उस विचार को आगे ले जाते हैं जो विचार बाबा साहब का है। नामदेव ढसाल के यहाँ तो बड़ी ऊर्जा है, बड़ी उग्रता भी है, तोड़ फोड़ कर देने की एक उतावली है, क्योंकि ये व्यवस्था इतनी कठोर है, इतनी अनमनीय है कि इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो क्रोध जो है वो उफनता है और कविता में व्यक्त होता है। जो उनका संग्रह है नामदेव ढसाल का, तो वो उसी तरह के गुस्से से भरा हुआ है। दया पवार की आवाज थोड़ी कहें कि नरम है, लेकिन बातें बड़ी पुख्ता हैं। और तुम तेज पुंज बनो उनकी एक मशहूर कविता है, जिसमें वो आह्वान करते हैं और वो उस आह्वान की प्रेरणा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, जो बाबा साहब ने आह्वान दिया था। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा पर हमेशा जोड़ रहा है कि मोबिलिटी के लिए तुरंत बाकी रिसोर्सेज तो मिलेंगे नहीं, कि जमीन का बंटवारा हो जाए, संपत्ति का में हिस्सा लग जाए राष्ट्रीय संपत्ति में, वो तो तुरंत के लिए क्या है। उसकी पहली सीढ़ी है शिक्षा। अगर शिक्षा मिल जाती है तो बाकी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो उस शिक्षा को लेकर के पहला है कि शिक्षित हो, तब समझ पाओगे कि ये तंत्र कैसे काम करता है। जाति क्यों नहीं जाती, जाति क्यों नहीं जाती, जब आप समझ पाएंगे तभी जाति जाएगी, तभी जाति तंत्र की विदाई होगी। अर्जुन डांगले की बड़ी अच्छी कविता है, मैं निराश नहीं हूं रे। उसमें वो कहते हैं, उस कविता के अंत में एक पंक्ति आती है कि एक उजला शिल्पित सपना देख रहा हूं। ये जो उजला शिल्पित सपना है, ये खुद बाबा साहब देख रहे थे, ये खुद अर्जुन डांगले देख रहे हैं। गुजराती में आप आकर के देखें, नीरो पटेल हैं,
बाबा साहब ने बार बार इस बात पर कहें कि जोर दिया था कि जो आंतरिक भेद हैं वो खत्म हो। तो आंतरिक भेद कैसे खत्म होंगे, तो उसकी तरफ इशारा किया है गुजराती के कवि नीरो पटेल ने, माँ मैं भला कि मेरा भाई। ये जो भाई भाई में फुटमती हुई है वो कितनी निरर्थक है और कितनी घातक है, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस फुटमती का फायदा वर्चस्वशाली लोग उठाते हैं। इसी कहें कि इसी गुजराती साहित्य के दलपत चौहान हैं, प्रवीण गढ़वी हैं, हरीश मंगलम हैं। हरीश मंगलम ने उस कहें कि बात की तरफ इशारा किया कि भाई ये क्रांति चक्र जो बाबा साहब के जाने के बाद में ठहर गया है उसको पूरा करना है। बाबा साहब ने कहा था कि क्रांति चक्र आधा ही घूमा है, पूरा करना है। तो ये है। तेलुगु में आप आकर देखें तो शिवसागर या शंबूक दो बड़े नाम हैं, और शिवसागर की कविता ही देखें हम जल्दी में, क्योंकि वो तुरंत आपको सामने पहुंच जाती है। आज का जारी इतिहास परम चांडाल का इतिहास है। जो नया युग बनेगा वो हमारा बनेगा, हम बनाएंगे। इसी तरह से शंबूक नाम के जो पेन नेम जिनका है, जो तेलुगु के कवि हैं, वो कहते हैं अब तेरे सिर में से नया शंबूक युग जन्म लेगा। जिसकी तरफ धर्मशास्त्रों की आलोचना बाबा साहब के केंद्र में है, और वो जो परिवर्तनकामी साहित्यकार, दलित साहित्यकार हैं, उनके केंद्र में भी वही है। वो चीजें सीधे ये तार जुड़ता है। उड़िया में वासुदेव सुनानी को पढ़िए, या फिर आप मलयालम में चले जाइए या तमिल में चले जाइए। मलयालम के एम.बी. मनोज कुमार हैं या एम.आर. रेणु कुमार हैं, इनको आप देखिए तो आप पाएंगे कि बाबा साहब का जो विचार हैं वो साहित्य में किस तरह से आकर के बदलते हैं, किस तरह से नया रूप लेते हैं, नई व्यवस्था से लड़ने के लिए नए औजार के रूप में ढलते हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। पूरे भारतीय साहित्य में जितना गहरा, जितना विस्तृत और जितना तीक्ष्ण असर है बाबा साहब का, वो पठनीय है, मननीय है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।